का दिया कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को अपने जिंदगी से दूर रखो मेरे दोस्त। हार को अपने जिंदगी से दूर रखो मेरे दोस्त, क्योंकि सफलता का कोई विकल्प नहीं होता। जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल आपका फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन क्लास में। हमारा कल का एक टॉप क्वेश्चन था। हमारे कल का एक क्वेश्चन था जो हमने आपसे कल पूछा था। वो क्वेश्चन इस प्रकार से था कि बाबर एक युद्ध हार गए थे। बाबर एक युद्ध हार गए थे और वो हारे किससे थे? तो एक शासक थे, उनका नाम था शेरवानी खान। शेरवानी खान से उनका युद्ध हुआ था 1501 ईस्वी में और वो ये युद्ध हार गए थे। उन्हीं के बाद उनको वहां से भगा भी दिया गया था, तब वो भारत की ओर रुख किए थे। खैर, ये हमारे कल का क्वेश्चन का जवाब था। हमारा आज का क्वेश्चन है कि हल्दी का रंग पीला किस कारण से होता है? हल्दी का रंग पीला किस कारण से होता है? आप इसका जवाब जरूर दें। आपको वैसे इसका आंसर लास्ट में मिल जाएगा, वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जो हमारा टॉपिक चल रहा था सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग चल रहा था, जिसमें हमारा अगला टॉपिक था माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, जहां पे हमारा खाना टूटता है और वहां से हमें न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में, है ना। देखते हैं इसका संरचना कैसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस प्रकार का होता है। कुछ इस तरह से उसकी संरचना होती है और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है ऐसे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो कुछ लिक्विड भरा होता है इसे कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। इसे मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो आप संरचना देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसे क्रस्टी कहते हैं। क्रस्टी, है ना। और इसी क्रस्टी में जो होता है भोजन का ऑक्सीकरण होता है और वहां से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स लिक्विड भरा होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये लिक्विड मैट्रिक्स है और उसके अंदर एक ऐसा संरचना होता है उसे कहते हैं क्रस्टी। क्रस्टी के अंदर ही क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है और हमें ऊर्जा मिलती है एटीपी के फॉर्म में। तो यहां से हमें चूंकि ऊर्जा मिलती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है। इसलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही वो जगह है जहां से हमें ऊर्जा मिलती थी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे, एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो प्रोकैरियोटिक जीव था उसका ये जो श्वसन होता था, श्वसन मतलब खाना जो टूटता था, खाना का ऑक्सीकरण होता था, वो किस जगह होता था? इसका भी आप लोग आंसर कमेंट में जरूर करें, है ना। तो दो क्वेश्चन हो गए। एक, हल्दी का रंग पीला क्यों होता था? दूसरा क्वेश्चन हो गया कि जो प्रोकैरियोटिक जीव थे उनमें श्वसन कहां होता था, यानी कि भोजन कहां पे टूटता था और उन्हें ऊर्जा मिलती थी। इसका आंसर आप लोग जरूर करें। तो ये हो गया, तो ये आप समझ लिए। अच्छा, पिछले क्लासेस में आपको बताया गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किए थे? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किए थे ऑल्टमैन, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किए थे ऑल्टमैन और इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रखे थे वो बायोब्लास्ट, है ना। बाद में एक और वैज्ञानिक आया, उनका नाम था बेंडा, है ना। इन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। इसे हम लोग ऊर्जा गृह भी कहते हैं, है ना। और इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं और एक संरचना होती है उसे क्रस्टी कहते हैं, जहां पे भोजन का ऑक्सीकरण होता है। अगला हमारा टॉपिक है लवक। लवक को इंग्लिश में कहते हैं पैलेस्टिड। ये लवक या पैलेस्टिड जो होता है, ये पहले कंफर्म कर लीजिए, ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ पादप में होता है। लवक जो होता है, पैलेस्टिड जो होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते। तो ये सिर्फ और सिर्फ पादप में पाए जाते हैं। अच्छा, अब हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है हमारा, उसमें यह है कि लवक यानी पैलेस्टिड 3 टाइप्स के होते हैं। पैलेस्टिड 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है अवर्णी लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक और तीसरा होता है हरित लवक।
तो देखिए ये हमारा अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, अवर्णी लवक को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक को इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, वर्णी लवक को इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है और हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो इंग्लिश नाम भी काफी इंपॉर्टेंट हैं बायो के टर्म में खास करके, क्योंकि इसमें काफी बार एग्जाम में सीधे इंग्लिश नाम देके आपसे पूछ लेता है, तो आप लोग उसी पे ध्यान रखिए। तो लवक को इंग्लिश में पहले से ये 3 प्रकार के, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। अब हम लोग देखते हैं कि ये पाया कहां जाता है। तो चलिए देखते हैं ये एक्चुअली होता कहां पे है, प्लांट के किस पार्ट में ये लोकेटेड होता है। देखिए मान लेते हैं ये क्या, ये पेड़ है ना, और ये पेड़ का जो है ये जड़, ये नीचे वाला भाग आपको पता है, इसको जड़ कहते हैं, इस भाग को तना कहते हैं, और ये जो भाग यहाँ पे होता है इसको पत्ता कहते हैं। इसमें पत्ते होते हैं काफी सारे, है ना। इसे इंग्लिश में कहते हैं रूट सिस्टम, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रूट सिस्टम। यानी मिट्टी के नीचे का जो भी पार्ट होता है उसे कहते हैं रूट सिस्टम इंग्लिश में, और ऊपर के भाग को यानी मिट्टी के ऊपर जो भी भाग होता है उसे कहते हैं शूट सिस्टम। तो ये याद रखें, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। देखिए हमारा ये टॉपिक नहीं था समझाना रूट सिस्टम शूट सिस्टम, बस ये ऐसे देख लीजिए। देखिए यहां पे ये अवर्णी लवक पाया कहा जाता है। तो अवर्णी लवक उस जगह पे पाया जाता है जहां पे सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो आप भी ये सोच सकते हैं कि एक पेड़ पौधे में, एक प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट होगा जहां पे सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पाता होगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो भाग जड़ होगा। जड़ में क्या होता है, सूरज का प्रकाश पहुंच नहीं पाता है। तो यहां पे क्या होता है, जड़ वाले भाग में क्या होते हैं, अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। अच्छा इनका काम क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, ये जो ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक जो कुछ इस भाग में पाए जाते हैं, ये भोजन को स्टोर करते हैं। मान लीजिए जो एक्स्ट्रा खाना बन गया वो इसको स्टोर करके रखते हैं, कौन, अवर्णी लवक इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो देख लिए ये कहां पाए जाते हैं, तो जड़ में और भूमिगत तना में पाए जाते हैं अवर्णी लवक। और इसका मेन काम क्या है, तो इसका मेन काम है भोजन को संग्रह करके रखना। दूसरा है हमारा वर्णी लवक। वर्णी लवक को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ये क्रोमोप्लास्ट कहां पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधे में जो आप रंगीन भाग देखते हैं, जैसे पत्ता हो गया, फूल हो गया, और भी बहुत सारा बीज हो गया, फल हो गया, ये सब जो भाग होते हैं ये रंगीन पार्ट होते हैं। और इसमें रंग कहां से आता है, ये रंगीन होते क्यों हैं, तो ये वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट के कारण ये रंगीन होते हैं। यानी ये जो पत्ते हो गए, मान लीजिए ये फल है, बीज है, जो भी है ना, जो भी रंगीन पार्ट आप देख रहे हैं, पत्ते को छोड़ के है ना, पत्ता को छोड़ के जो आप रंगीन पार्ट देख रहे हैं उसमें जो भी रंग है वो वर्णी लवक के कारण ही है, जिसे इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अच्छा अपना अगला जो टॉपिक है वो है हरित लवक। तो हरित लवक जो है इसे इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और आपको पता होगा हरित लवक में ही एक पिगमेंट रंजक होता है ना, जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं, है ना। और ये जो है आपको पता होगा, ये पत्ता जो होता है, पत्ता ये पत्तों में पाए जाते हैं। ये जो पर्णहरित या फिर जो क्लोरोफिल होते हैं ये पत्ते में पाए जाते हैं, और इसी के कारण इसका रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल के कारण ही जो होते हैं पत्ते का रंग हरा होता है। और आप जानते हैं कि क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे अपना खाना बना पाते हैं, है ना। तो ये हरित लवक जो होता है पेड़ पौधे का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसके बिना वो अपना खाना ही नहीं बना सकते हैं। अब देखिए, चूंकि ये प्रकाश संश्लेषण का काम कहां पे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का काम ये पत्तों में होता है, इसलिए पत्ते को, है ना, पत्ते को क्या कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है पेड़ पौधों का। ठीक है, पत्ते को पेड़ पौधों का रसोई घर कहा जाता है। एक चीज और देखिए, जो हरित लवक जो होता है इसमें सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होता है, इसमें एक और चीज होता है, कैरोटीन। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा भी एक वर्णक पाया जाता है, उसका नाम है कैरोटीन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, उसका नाम क्या है, कैरोटीन। अब देखते हैं कभी कभी पत्ता पीला हो जाता है, कुछ कुछ पत्ते पीले होते हैं, तो वो जो पत्ते का रंग पीला है वो इसी कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, जो पत्ते का रंग आप पीला देखते हैं कि पत्ता पीला, कुछ कुछ पत्ते पीले होते हैं, वो किसी कारण होता है, ये हरित लवक में एक वर्णक पाया जाता है कैरोटीन, इसी के कारण वो क्या होता है, पीला होता है। और एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि क्लोरोफिल जो होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आप अच्छे से इसको याद रखिएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है पत्ते में,
सॉरी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम Mg++2+ होता है। Mg++ ये तत्व पाया जाता है किसमें? पत्तों में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। और हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? जवाब दीजिए। हमारे ब्लड में आयरन पाया जाता है। हमारे ब्लड का जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन पाया जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये आज का लास्ट टॉपिक है ना। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे केंद्रक, जो काफी इंपॉर्टेंट है केंद्रक। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, केंद्रक। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, ये एक कोशिका है यदि, तो उसके बीच में एक केंद्रक होता है। और आप जानते भी होंगे भली भांति कि केंद्रक का खोज किए थे कौन? तो केंद्रक का खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन किए थे। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन किए थे। और ये भी दोहरी झिल्ली जैसी होती है, ये कुछ दोहरी झिल्ली, ऐसी कुछ दोहरी झिल्ली इस पे होती है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक है इसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें काफी छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे इस अब देखिए इसमें काफी छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे क्या होता है, इसके अंदर का लिक्विड जो है बाहर, और बाहर का लिक्विड अंदर की ओर फ्लो करते रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर भी एक लिक्विड होता है, जिसे हम लोग देख चुके हैं कि इसे क्या कहते थे? इसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते थे। अच्छा, यहां तक तो हम लोग जानते थे कि इसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते थे। अब इसके आगे की बात देखते हैं हम लोग। इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर जो होता है कुछ केंद्रिकाएं पाई जाती हैं, जो केंद्रक के अंदर होती हैं, छोटी छोटी संरचना होती है केंद्रिकाएं। अब ये केंद्रिका जो होगी, हो सकता है एक भी हो सकता है एक से अधिक भी हो, कभी कभी तो ये नंबर 1000 में भी होते हैं। हजार केंद्रिकाएं एक केंद्र के अंदर होती है ना। तो फिलहाल हम एक बनाते हैं। तो इसके अंदर केंद्रिका होती है, मान लीजिए केंद्रिका है, और इसके अंदर लिक्विड भी होता है, आपको पता ही है, और एक जाल होता है, ऐसा कुछ करके जाल टाइप का है ना, एकदम ग्रीन टाइप का होगा, पूरे जाल टाइप का होगा। इसे कहते हैं हम लोग क्रोमेटिड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रोमेटिड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। इसे क्रोमेटिड का जाल कहते हैं। अब ये क्रोमेटिड का जो जाल होता है ना, ये दो चीज से मिलकर बना होता है। आपको पिछले क्लास में बताया भी गया था। और वो दो चीज था, एक था डीएनए और एक प्रोटीन था। उस प्रोटीन का नाम था हिस्टोन प्रोटीन। यानी ये जो क्रोमेटिन का जाल होता है, ये दो चीज से मिलकर बना होता है। एक था डीएनए और एक था हिस्टोन प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन जो होता है, ये दो चीज से मिलकर बना होता है, एक डीएनए और एक हिस्टोन प्रोटीन। चलिए, आपको ये भी पता है कि ये जो बहुत बार आपको बताया जा चुका है कि ये जो केंद्रक जो होता है, इसे कोशिका का मैनेजर कहा जाता है, कोशिका का प्रबंधक कहा जाता है। और ये केंद्रक जो होता है, ये आरएनए को क्या करता है? आरएनए प्रोड्यूस करता है। और आप भली भांति जानते हैं कि आरएनए जो होता है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, प्रोटीन के निर्माण के लिए काफी आवश्यक होता है। ठीक है, हालांकि ये आरएनए जो होता है, पर मेन रूप से जो आरएनए का फॉर्मेशन करता है, वो इसके अंदर जो केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है, न्यूक्ली होती है, वो मेनली आरएनए का फॉर्मेशन करती है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए का फुल फॉर्म हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरएनए का फुल फॉर्म सिर्फ और सिर्फ होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि केंद्रक जो होता है, ये आरएनए के फॉर्मेशन में भी, आरएनए को प्रोड्यूस करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आरएनए से क्या बनता है हमारा? ये प्रोटीन बनाने के लिए काफी आवश्यक होता है। तो ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि केंद्रक जो का खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन किए थे। ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है और इसके अंदर क्रोमेटिन जाल बंद होता है। ये क्रोमेटिन जाल क्या होता है अभी जस्ट हम लोग देखने वाले हैं, बहुत बस इसके बाद वही टॉपिक ही अपना। बस इतना ध्यान रखिए, क्रोमेटिन जाल दो चीज का बना होता है, एक डीएनए का और एक प्रोटीन का। उस प्रोटीन का नाम क्या था? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इसको ये जो केंद्रक होता है, इसे कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है। और ये आरएनए के उत्पादन में, आरएनए को उत्पन्न करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, आगे अपना जो टॉपिक ही है वो है डीएनए, यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए,
जो हमारा डीएनए जो होता है, इसका नाम आप देख चुके, फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इनका जो खोज किया था, डीएनए का जो खोज किया गया था, वो डीएनए का खोज किए थे फ्रेडरिक मीसर ने, फ्रेडरिक मीसर, है ना। तो डीएनए का खोज कौन किए थे? फ्रेडरिक मीसर किए थे, और ये किए थे, ये 1869 में किया था। यानी डीएनए का जो खोज किया गया था वो फ्रेडरिक मीसर के द्वारा 1869 में किया गया था। बहुत बार हमें यह सुनने को मिलता है कि डीएनए का खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। स्पष्ट ये गलत है, बिल्कुल गलत है। डीएनए का खोज वाटसन और क्रिक ने नहीं किया था, बल्कि डीएनए का खोज जो किया था फ्रेडरिक मीसर ने किया था। इनका फोटो अभी आप देख भी रहे होंगे, यही थे हमारे फ्रेडरिक मीसर, है ना। तो आगे देखते हैं। तो इसका खोज किए थे मीसर ने, और इसका जो फिर ये वाटसन और क्रिक हम लोग क्या करते हैं बार बार, वाटसन और क्रिक जो ने क्या किया था, इसका इमेज पता किया था कि एक्चुअली देखने में कैसे होते हैं, और उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि देखने में कुछ ऐसे होते हैं, हाँ। इसे कहा जाता है डबल हेलिक्सियल मॉडल, डबल हेलिक्सियल मॉडल, है ना। तो वाटसन और क्रिक ने 1952 में, कब? 1953 वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्सियल मॉडल दिया था, ना कि इसका खोज किया था। तो वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्सियल मॉडल दिया था, ना कि इसका खोज किया था। ठीक है, इसका फोटो भी अभी आप देख रहे होंगे, है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा इसका फोटो। यही है अपना डीएनए का, यही स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो नाइट्रोजीनियस बेसेस होते हैं, इस पर हम लोग आगे बहुत ही अच्छे से डीएनए पूरे टॉपिक एक बार और आएगा, है ना। तो उसमें देखेंगे, इसमें जो होता है 4 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, 4 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। कौन कौन होते हैं? एडानिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडानिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजीनियस यानी क्षार मतलब नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। ये 4 उसमें नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। और जब आरएनए की बात करेंगे ना, आरएनए की बात करेंगे, तो बस थाइमिन के जगह पे उसमें एक दूसरा नाइट्रोजीनियस बेस होता है, उसका नाम होता है यूरेसिल। तो इसका नाम होता है यूरेसिल, यानी उसमें भी एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन सेम होगा, बस उसमें ये हट जाता है, उसमें एक और क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, बाकी सब कुछ सिमिलर रहता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका खोज किए थे फ्रेडरिक मीसर, डबल हेलिक्सियल मॉडल दिए थे वाटसन क्रिक 1953 में, और इसी के लिए उनको 1962 में मतलब नोबेल प्राइज भी मिला था। देखिए, डीएनए जो होता है ये हमारे आनुवंशिक लक्षणों का केंद्र होता है, यानी ये जो डीएनए जो है इसमें हमारा पैतृक गुण समाहित होता है। इसमें वो सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, है ना, जो हमारे पूर्वजों का था, ये बना कैसे, है ना, इसका ये जर्नी अब तक इसका कैसा रहा, है ना, किस किस फेज से ये होके गुजरा, तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के अंदर छुपा रहता है, और फिर पेरेंट्स से उनके बच्चों में ये आगे के ट्रांसफर होते रहते हैं, है ना। तो आप लोग देखे होंगे कि जो बच्चे के माता पिता की जानकारी नहीं है और कंफर्म करना है, तो उसके लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट किया जाता है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। अब जब हम डीएनए को और छोटे छोटे भाग में, जैसे हमारा शरीर बहुत सारे कोशिका का बना है, वैसे डीएनए जो होता है ये जीन का बना होता है, बहुत सारे जीन के मिलने से एक डीएनए बना होता है ना। तो ये जीन जो होता है उसका क्रियात्मक इकाई होता है। तो डीएनए का क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो डीएनए का क्रियात्मक इकाई जीन को कहा जाता है, याद रखिएगा। डीएनए का क्रियात्मक इकाई जीन को कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि डीएनए के क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? जीन को कहते हैं। चलिए हमारा एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट जो था उसको देख लेते हैं। एक और पॉइंट है अनुवांशिक पदार्थ। अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं। तो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए को कहते हैं, जबकि अनुवांशिक इकाई जो है वो जीन को कहा जाता है। अनुवांशिक पदार्थ
डीएनए को कहा जाता है और आनुवांशिक इकाई किसे कहा जाता है, जीन को कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस किए थे क्रोमेटिन, क्रोमेटिन टॉपिक डिस्कस किए थे और उसके बारे में थोड़ा सा देखना है कि क्रोमेटिन होता क्या है, ये क्रोमेटिन होता क्या है उसको समझते हैं। देखिए आपको पता है कि क्रोमेटिन जो होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। अब इसको नोट कर लीजिए। देखिए आप देखे थे कि क्रोमेटिन कुछ ऐसा जाल जैसा स्ट्रक्चर होता था, ऐसा कुछ जाल जैसा स्ट्रक्चर था। अब इस क्रोमेटिन जब कोशिका विभाजन होता है ना, तो क्रोमेटिन छोटे छोटे जो होता है धागे के रूप में क्या होता है, टूट के अलग हो जाता है, छोटे छोटे धागे के रूप में टूट के अलग हो जाता है। इसी टूटे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, है ना। इसी टूटे हुए भाग को क्या कहते हैं हम लोग, गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम। जब हम इसको और जूम करके देखते हैं तो ये जो है कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो जब हम इसको जूम करके देखते हैं तो ये बिल्कुल कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखिए इसका जो सबसे बाहरी भाग होता है ना, ये जो सरफेस है, ये जो बाहरी कवरिंग, इस बाहरी कवरिंग को हम लोग कहते हैं पेलिकल। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पेलिकल। ये जो आप देख रहे हैं ये दो लाइन जैसा धागा जैसा स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं हम लोग कंबाइंड रूप से इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स, है ना। ये दो धागा है, ये दो से ज्यादा भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, दो ही नहीं दो से ज्यादा भी हो सकता है। और ये दोनों जब इकट्ठा करते इसको बोले क्रोमेटिड्स, है ना, दो धागा को। और यही दोनों धागा को अलग अलग कर दिया जाए तो इससे फिर एक एक धागा को अलग अलग बोलते हैं क्रोमैनीमाटा, क्रोमैनीमाटा। तो जब तक ये अलग अलग है इसे क्रोमैनीमाटा कहते हैं, और जैसे इसको इकट्ठा कर दे, दोनों को जोड़ के इकट्ठा बोलना होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स कहते हैं। अच्छा अब जो है ये दोनों धागा देख रहे हैं एक दूसरे के हम समांतर फैलाव, एकदम दूसरे के हम समांतर जा रहे हैं, समांतर जा रहे हैं, है ना, कहीं कोई स्पर्श नहीं। लेकिन जिस बिंदु पे ये मिलता है इसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमियर। इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक है, आप देख भी सकते हैं ये जो पेलिकल जो होता है, पेलिकल जो होता है इसके बाहरी कवरिंग को कहते हैं, है ना, इसे क्या कहते हैं, सबसे जो बाहरी कवरिंग होता है इसे कहते हैं पेलिकल। ठीक है, क्रोमेटिड्स क्या हो गया कि दोनों को इकट्ठे कंबाइंडली दोनों को क्रोमेटिड्स कहते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग क्या कहते हैं, क्रोमैनीमाटा कहते हैं। और जहां पे ये दोनों क्रोमैनीमाटा मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं, उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, है ना। और एक चीज और, इसके अंदर भी कुछ लिक्विड भरे होते हैं, इसके अंदर भी लिक्विड होते हैं, इस लिक्विड को भी मैट्रिक्स कहते हैं। आपने देखा था अभी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो लिक्विड था उसे मैट्रिक्स कहते थे, और ये जो हमारा गुणसूत्र है, ये जो हमारा क्रोमोसोम है, इसके अंदर भी जो लिक्विड भरा हुआ है इसे भी क्या कहते हैं, इसे भी मैट्रिक्स ही कहते हैं। तो इस द्रव का नाम भी क्या है, इस द्रव का नाम भी है मैट्रिक्स। तो ये आपका जो है गुणसूत्र का पूरा फिगर है, आप इसको देख सकते हैं, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, है ना, कि बाहरी कवरिंग पेलिकल, ये दोनों धागे को इकट्ठे क्रोमेटिड्स और अलग अलग कर देते क्रोमैनीमाटा, जहां पे दोनों क्रोमैनीमाटा मिलते हैं सेंट्रोमियर, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स। अच्छा इसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है, गुणसूत्र का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उससे बोलते हैं टेलोमियर, टेलोमियर। बस ये 4-5 नाम है, ये आपको याद रखने हैं बस। अच्छा एक चीज और, ये गुणसूत्र जो होते हैं ना, ये प्रत्येक जीव में इसकी संख्या निश्चित होती है, प्रत्येक जीव में इसकी संख्या निश्चित होती है। यदि उस निश्चित संख्या से एक भी गुणसूत्र ज्यादा हो गया या कम हो गया तो वो बीमारी के रूप में उसको काउंट किया जाता है ना, वो कोई डिजीज के रूप में उसको काउंट किया जाता है ना। जैसे हम लोग मानव हैं, तो मानव में जो होते हैं गुणसूत्र की संख्या 46 होता है, और हम लोग हमेशा से हम लोग गुणसूत्र को पेयर में काउंट करते हैं। क्यों करते हैं, वो आगे देखें कि इसको पेयर में क्यों काउंट करते हैं। देखिए हमारे शरीर में टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी को दो भाग में बांटा गया, एक 22 जोड़ी और एक जोड़ी। अब ये 22 जोड़ी जो होती है
मेल और फीमेल में सेम होता है, जैसे उसका बनावट सेम होगा, उसका काम सेम होगा, उसका सब कुछ सेम होता है, लेकिन एक जोड़ी जो होता है ये बिल्कुल अलग होता है। ये पुरुष में क्या होता है, पुरुष में एक्स वाई होता है, और ये मेल में होता है, मेल में एक्स वाई, और फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। तो ये एक जोड़ी जो होती है, ये एक जोड़ी गुणसूत्र क्या, ये जनन से संबंधित है। ये एक जोड़ी गुणसूत्र जो है ये जनन से संबंधित है। आपको पता होगा कि यदि ये एक्स, मेल का एक्स फीमेल के एक्स से मिल जाए तो जो बेबी बॉर्न होती है वो लड़की होती है, और यदि पुरुष का वाई जाके फीमेल के एक्स से मिल जाए तो वो बेबी जो होता है वो मेल होता है। अच्छा, ये तो हो गया ये एक जोड़ी की बात अलग हुई। अब ये 22 जोड़ी क्या है, ये 22 जोड़ी क्या करता है, ये 22 जोड़ी जो होता है गुणसूत्र, ये हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, मेंटेनेंस जो भी होता है ये 22 जोड़ी करती है। ये जो होती है बनावट की दृष्टि से, हर एक गुण की दृष्टि से समान होती है, इससे इसलिए समजात गुणसूत्र कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, इसे समजात गुणसूत्र। ये समजात गुणसूत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बनावट, काम, ये सब सेम है। और ये जो होती है एक जोड़ी ये अलग होती है, जनन से संबंधित होती है, रिप्रोडक्शन से संबंधित होती है ना। जिसको हम लोग अपना जो अगला टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन, उसमें हम लोग इसको बहुत ही बेहतर ढंग से देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। फिलहाल आगे चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक है अपना द्विगुणित गुणसूत्र और एक है अवगुणित गुणसूत्र। तो द्विगुणित गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो मान लीजिए कोई गुणसूत्र का समूह है, कोई गुणसूत्र का समूह है, और उसमें दोनों गुणसूत्र जो है वो समजात। ध्यान से सुनिएगा, कोशिका का समूह है ना, कोई कोशिका का समूह है और उसमें दोनों गुणसूत्र क्या है, समजात है, समजात है। तो उस गुणसूत्र को क्या कहेंगे, उसे कहते हैं द्विगुणित गुणसूत्र। उसे क्या कहते हैं, द्विगुणित गुणसूत्र कहते हैं। और ये अगुणित गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं युग्मक जो होते हैं, युग्मक। युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है कि कायिक कोशिका की संख्या आपको पता है, कायिक कोशिका में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, और युग्मक में क्या होते हैं, सिर्फ 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 गुणसूत्र ही होते हैं, 23 जोड़े नहीं होते हैं, सिर्फ 23 गुणसूत्र। आपको पता होगा मेल का 23 और फीमेल का 23 मिलके एक नया बेबी का फॉर्मेशन होता है। उसमें गुणसूत्र की संख्या सिर्फ 23 होती है, 23 जोड़ी नहीं होती है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अगुणित गुणसूत्र कहते हैं। तो आपका आज का टॉपिक बस यहीं तक। आपका एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था कि हल्दी में, हल्दी का जो रंग होता है किसके कारण पीला होता है, तो उसका आंसर था जेंथोफिल के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। बाकी आज किसी के साथ आज का टॉपिक बस यही है। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर से कल, और कल देखेंगे अपना अगला टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।